अटैक होना, 19,000 कहा जा रहा है डेटा लीक हुआ है। कैसे देख रहे हैं, कितना संवेदनशील मुद्दा है और सरकार को क्या करना चाहिए? पहला तो मैं यही जवाब आपसे चाहूंगी। डेफिनेटली मामला बहुत संवेदनशील है। अच्छी बात यह है कि समय रखते इसका हमें कुछ आभास भी मिल गया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का संज्ञान ले रही है। अच्छा। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसने ऑलरेडी एक इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है। देखने की बात है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ना सिर्फ कुडनकुलम वरन दूसरे वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी किस तरह की साइबर सिक्योरिटी को अंजाम देती है या एग्जीक्यूट करती है। ग्राउंड लेवल पर क्या साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको ब्रीफ किया जाता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ये बहुत एसेंशियल है कि इस तरह की डेटा लीक जो है वो मेन ऑपरेशंस के बारे में ना हो। अभी तक जितने बयान सामने आए हैं या जो डेटा सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट और जो फिजिकल सिक्योरिटी देने वाली कंपनीज थी उनके यहाँ से ये डेटा लीक हुआ है। तो क्या एक संभावना है कि इस डेटा लीक के बदौलत कोई बाह्य ताकत, जो भारत के दुश्मन देश हैं, चीन, पाकिस्तान, क्या वो रिमोट से हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल में ले सकते हैं? ऐसा सिमुलेट करके कई बार कोशिश की गई है। और हम्म। जो लास्ट सेफ्टी ऑडिट की गई थी उसमें ऐसा कहा गया था कि हैकर्स हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो ऑपरेशनल डेटा है या ऑपरेशनल कंट्रोल है उसको नहीं टेक ओवर कर सकते। ऐसा भी कई जगह पे थ्योरेटिकली सोचा गया है कि क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो न्यूक्लियर साइकिल है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, डिसलेट कर सकते हैं। पावर प्लांट के जो ऑपरेशंस है उसमें क्या उसको इतनी हद तक एक्सेलरेट कर सकते हैं कि धमाका, न्यूक्लियर धमाका हो जाए। तो सिमुलेशंस के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, एनआईसी जो है वो हमेशा संज्ञान लेती रहती है ऐसे ऐसे डेटा लीक का। इसके पहले भी अलग अलग भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में लीकेज के मामले सामने आए हैं। क्योंकि मैं एयरफोर्स में हूं, मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की कुछ डेटा लीक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी हुई थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियन स्टाफ है उनके एचआर रिलेटेड फाइल्स की डेटा चोरी हुई थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो कंप्यूटर्स थे उनको हैक नहीं कर सके। तो जरूरत यह है कि इससे सीखते हुए आज ही इसी समय ही एक बोर्ड बैठे, कमिटी बैठे, एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कल से इस तरह की डेटा लीक के मामले कम से कम हो। थर्ड पार्टी वेंडर कंट्रोल को कैसे सिक्योर करना है उसके बारे में बहुत डिटेल गाइडलाइंस हैं। जरूरत है कि थर्ड पार्टी वेंडर कंट्रोल जो है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए। रेगुलरली ऑन ग्राउंड, इन एयर वेरिफिकेशंस और ऑडिट और कंप्लायंस चेक किए जाएं। जी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि थर्ड पार्टी वेंडर्स को लेकर ये चेक करने की जरूरत है कि आखिर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे। एडवोकेट खुशबू जैन जी लगातार मेरे साथ बनी हुई है और देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी खुशबू जी शुरुआती मेरे क्वेश्चन पर कि बहुत अधिक खतरा नहीं है, और मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी उसमें यह कहा जा रहा है कि प्रामाणिकता नहीं है। आप प्लीज दर्शकों को बताइए कि प्रामाणिकता कैसे तय नहीं होती है और आखिर खतरा फिलहाल के लिए क्यों नहीं है, ये भी बताइए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का डेटा लीक हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये डेटा से कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है या कंट्रोल ओके। नहीं है। जैसे कि हाँ। जो मेरे पहले डिफेंस एक्सपर्ट थे उन्होंने भी यही बताया कि इस डेटा से या इससे उनको कंट्रोल नहीं मिला है किसी को। उसमें पावर प्लांट का पूरा ब्लूप्रिंट नहीं है या फिर कोई कंट्रोल एक्सेस नहीं मिला है किसी तरीके का जिससे वो रिमोटली एक्सेस कर सके या दुरुपयोग कर सके उस हम्म। एक्सेस का। बट उसके साथ में अगर आप देखें तो जो डेटा मिला है उस डेटा से बहुत हद तक सोशल इंजीनियरिंग करी जा सकती है, जो मैंने आपको बोला, या स्पूफिंग की जा सकती है, या फिर कोई और डेटा मिलाकर। बहुत बार ये नहीं होता है कि कोई एक ही डेटा बाहर आया है, हम्म। आगे जाके कोई और डेटा बाहर आए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो डेटा मिल जाते हैं और जब इनका सारा मिलाकर इस्तेमाल होता है तो बहुत हद तक बहुत सारी चीजें हो सकती है फ्यूचर में। तो दैट्स वाई अगर आप बोले भी इस बात को कि ये गंभीर नहीं है, क्योंकि ये इमीडिएट थ्रेट नहीं देता है। इस डेटा से किसी का इमीडिएट प्लांट का कोई
एक्सेस कंट्रोल किसी के पास नहीं गया है, या फिर इस प्लांट से कोई किसी किसी के पास अगर ये डेटा आता है तो इससे प्लांट में इमीडिएट थ्रेट नहीं है कोई। बट अगर देखें तो इमीडिएट थ्रेट को नहीं देखते हुए हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। डिजिटल दुनिया में हम इमीडिएट थ्रेट को नहीं देखना पसंद करेंगे, या एक सिंगल डेटा लीक जो हुआ है उससे कुछ नहीं होगा। एक मैं बहुत सादा एग्जांपल दूंगी कि आपका अगर मेरे पास में सिर्फ एक पैन कार्ड है तो क्या ही हो जाएगा, ओके। बट बहुत सारी चीजें और डेटा लेक में मिलती है, डेटा डार्क वेब पे मिलती है। तो उस पैन कार्ड के जरिए पैन कार्ड मिला मुझे, फिर आपका आधार मिला, फिर मुझे आपका कोई और डिटेल मिला, फिर मुझे आपका एक कोई बर्थ डेट मिल गई, फिर मुझे ओटीपी आपके एड्रेसेस मिल गए, फिर मुझे आपकी और डिटेल्स मिल गई कि आप कौन से कॉलेज गए थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिटेल्स होती है, इससे सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। ये मैं बहुत एक बेसिक लेमन एग्जांपल दे रही हूँ, हट के जो अभी हम कुंदकुलम की बात कर रहे हैं उससे हट के। डेटा सिर्फ साइलोज में नहीं देखना होगा, डेटा कॉम्बिनेशन में देखना होता है, और इस डेटा का किस तरीके से दुरुपयोग आगे जाके साइबर क्रिमिनल्स कर सकते हैं जिनके हाथ में ये डेटा आए। तो आई थिंक इमीडिएटली हमें ये समझने की जरूरत है कि ये गंभीर नहीं है। एनसीआईपीसी का भी रिपोर्ट आ चुका है कि ये गंभीर नहीं है। तो यहाँ अच्छा। पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट हमको ये समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर प्लांट की दीवारें कंक्रीट से बनी हुई है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो बहुत स्ट्रांग है ताकि कोई लीक से किसी को कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन उसकी असली सुरक्षा या उसकी साथ साथ इक्वल सुरक्षा अब कोड और साइबर प्रोटोकॉल भी है, और वही अगर कमजोर होगी तो दीवारें हमें नहीं बचा पाएगी। हमें दीवारें तो बचा लेगी बट हमें दीवारें नहीं बचा पाएगी। तो आई थिंक ये इंडिपेंडेंटली दोनों साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है कि आपकी फिजिकल सुरक्षा अगर आप प्लांट बना रहे हैं, और दूसरी आपकी साइबर सुरक्षा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं। अगर हमारा यह मान के चलना कि न्यूक्लियर सेफ्टी अब सिर्फ इंजीनियरिंग डिजाइन की नहीं, डिजाइन की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइबर गवर्नेंस का भी इम्पोर्टेंट सवाल है इसके साथ में। और अगर कुंडकुलम डेटा लीक के बाद पहला काम हमें ये देखना होगा कि नॉट सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए बट बाकी जितने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए, कि इमीडिएटली ये पता किया जाए कि कितने थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, उसमें कितनी रिस्क है, और थर्ड पार्टी रिस्क का मैट्रिक्स बनाया जाए, और उसके बाद में एडवाइजरी इशू की जाए जो सर्टेन की तरफ से होती रहती है, बट एक फ्रेश एडवाइजरी इशू की जाए कि जितने भी थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं उनका रिस्क एक्सपोजर, क्या वो किसी थर्ड पार्टी वेंडर्स को या फिर कंसल्टेंट्स को या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को यूटिलाइज करते हैं, और वो अगर यूटिलाइज करते हैं तो वहां पे रिस्क मैट्रिक्स, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी की दुनिया में क्या रिस्क मैट्रिक्स है। आई थिंक ये जब तक नहीं जानेंगे और उसका अगर कोई मापदंड नहीं देंगे तो ये बहुत ही गलत सिचुएशन में हम आगे जाके चले जाएंगे कि एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे खुद के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इस तरीके से किसी के हाथ आ जाए, किसी गलत इंसान के हाथ आ जाए जो कि साइबर क्रिमिनल्स हुए, या फिर किसी ऐसे देश के या दुश्मन देश के हाथ में आ जाए, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बार ये चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं की जाती है, ये चीज़ें दूसरे देश संभाल के रखते हैं ताकि अगर कभी कोई सिचुएशन आई तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमें अभी इमीडिएटली दिखती भी नहीं है, बहुत सारा डेटा वो संभाल के रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी अगर कभी लाइफ में तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो तब हम ठीक है। बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में होंगे। देखिए, ये बात खुशबू जी आपने बहुत अच्छी कही कि जब हम डिजिटल डिजिटल कह रहे हैं और हमारे डेटाज ही लीक हो रहे हैं तो फिर आखिर आधुनिकता कैसी। इसी से जुड़ा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी ग्रुप कैप्टन सर यूके देवनाथ सर से। सर देखिए, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 73% यहाँ पर संगठन जो है, कहा यह जा रहा है कि उस पर डेटा लीक होता है, उन पर साइबर अटैक होते हैं, उन्हें पता ही